वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक औरत थी डॉली। वे बहुत बड़ी ठग थी। अपनी चालाकी से लोगों को ठगना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वे चुटकियों में लोगों को बेवकूफ बना देती थी। एक बार वे एक गली से गुजर रही थी कि उसे एक सभ्य पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने किसी मित्र का पता उससे पूछा, परंतु बातों बातों में डॉली ने जान लिया कि वे एक धनी व्यापारी है और व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है। डॉली ने स्वयं को उसके मित्र की बहन के रूप में प्रस्तुत किया और पता बताने के बहाने गलियों में इधर उधर घुमाने लगी। कुछ ही देर में व्यापारी को डॉली की बातों से यकीन हो गया कि वह उसके मित्र की बहन है और उसने अपने धन का एक बड़ा थैला उसके हाथ में पकड़ा दिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे, तभी एक घर का दरवाजा खुला देख डॉली उसमें घुस गई और व्यापारी भी अंदर चला गया। घर में घुसकर डॉली कहीं नजर नहीं आई। व्यापारी ने अपने मित्र को आवाज लगाई, परंतु वहाँ कुछ दूसरे लोग निकलकर आ गए। उसके मित्र के नाम का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रहता था। व्यापारी ने बताया कि एक स्त्री उसे मित्र की बहन बताकर यहाँ लाई है, परंतु लोगों ने व्यापारी को झूठा, बदमाश, लुटेरा समझकर पीटना शुरू कर दिया। फिर भी व्यापारी को डॉली कहीं दिखाई नहीं दी और वह पीटकर डॉली को ढूंढता हुआ वापस आ गया। डॉली को उसने रुपयों से भरा थैला जो पकड़ा दिया था, परंतु डॉली उसे कहीं नहीं मिली। दरअसल डॉली घर में घुसते ही दरवाजे के बगल में खड़ी हो गई थी और व्यापारी के भीतर घुसने पर तथा लोगों से बातचीत करने के बीच मौका पाकर धन लेकर चुपचाप खिसक गई थी। अब डॉली ने एक बड़े से सुनार को लूटने की योजना बनाई। वे सच धज कर बाजार में बग्गी पर बैठकर निकल गई। सुनार की दुकान पर एक स्त्री की गोद में बच्चा देखकर उसे खिलाने लगी। बच्चा उसकी गोद में आ गया। डॉली ने कहा कि वे सामने वाली दुकान में कुछ जेवर खरीदने जा रही है, तब तक बच्चा उसके पास ही खेलता रहेगा। बच्चे के माँ बाप ने डॉली को बच्चे को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। माँ बाप ने देखा कि डॉली सामने ही सुनार की दुकान में जा रही है, तो सोचा कि बच्चे को अभी ले लेंगे। अंदर जाकर डॉली खुद को बहुत बड़ा रईस बताकर सुनार से महंगे महंगे ढेरों आभूषण दिखाने की मांग करती है। कुछ ही देर में डॉली ने कहा कि उसके पति अगली दुकान पर है, वे उन्हें जेवर पसंद करवा कर अभी लाती है। सुनार ने जेवर ले जाने को मना कर दिया, तो डॉली ने कहा, ठीक है, मेरा बच्चा आपके पास यहीं पर है और मेरी बग्गी आपकी दुकान के सामने खड़ी है। सुनार ने सोचा कि औरत अपना बच्चा लेने तो जरूर आएगी, अतः डॉली को जेवरों के डिब्बे ले जाने की इजाजत दे दी। कुछ देर तक डॉली के ना आने पर सुनार को फिक्र होने लगी। इतने में बच्चा रोने लगा। सामने की दुकान से माँ बाप दौड़े आए और बच्चे को गोद में उठाने लगे। सुनार गुस्से में बोला, तुम लोग ये क्या करते हो? बच्चे की माँ को तो आने दो। उन्होंने सुनार को बहुत समझाया कि वह बच्चा उनका ही है, परंतु सुनार ये बात समझने के लिए तैयार ना था। जैसे ही बच्चा उनके पास जाकर चुप हो गया, तो सुनार को उनकी बात माननी पड़ी। फिर सुनार ने बग्गी वाले से पूछा कि उनकी मालकिन कहाँ है और कितनी देर में आएंगी। बग्गी वाले ने बताया कि एक स्त्री ने किराए पर ये बग्गी ली थी और अंदर सुनार की दुकान पर गई थी। वे यहाँ खड़ा उसी स्त्री का इंतजार कर रहा है।
इतनी जांच पड़ताल करते हुए बहुत देर हो चुकी थी और डॉली जेवर लेकर बहुत दूर जा चुकी थी। अब डॉली को अगले शिकार का इंतजार था। एक दिन उसने एक योजना बनाकर अच्छे पकवान व मिठाई बनाई। फिर खेतों में काम करने चली गई। उधर से उसने एक राहगीर को धन ले जाते देखा तो कुछ विचार कर उससे मीठी भाषा में बोली, भैया इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? वह बोला, शहर जा रहा हूँ, अपनी दुकान के लिए कुछ माल खरीदना है। भैया अभी तो बड़ी धूप हो गई है, यहाँ पास में मेरा घर है, वहाँ चलकर पानी पीकर चले जाना। वह व्यक्ति राजी हो गया तो डॉली ने हाथ में एक खरगोश लेकर जोर से कहा, जाओ घर पर रसोइये से कहना मेहमान आए हैं, अतः उसका अकेले का नहीं मेहमान का भी खाना बनाए। हाँ, खाने में कड़ी चावल जरूर हो, मिठाई में हलवा और गुलाब जामुन जरूर हो। ये कहकर डॉली ने खरगोश को जमीन पर छोड़ दिया। खरगोश बहुत तेज भागा और कुछ ही सेकंड में आंखों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बातचीत के बाद डॉली राहगीर के साथ घर की ओर चल दी। घर जाकर डॉली ने राहगीर को घड़े का ठंडा पानी पिलाया और वे सब पकवान राहगीर के आगे रख दिए जो उसने खरगोश को बताए थे। राहगीर ये सब देखकर हैरत में पड़ गया। इतने में डॉली भीतर के कमरे से खरगोश को हाथ में लेकर आ गई और भोजन करते समय राहगीर से बातें करने लगी। राहगीर को खरगोश देखकर लालच आ गया। वह सोचने लगा कि उसे भी अपनी दुकान से घर कितनी ही खबर भिजवानी होती है, ये खरगोश उसके बहुत काम आएगा। वह डॉली से बोला, मैं ये खरगोश खरीदना चाहता हूँ। डॉली बोली, ये तो बहुत काम का खरगोश है, मैं इसे नहीं बेच सकती। मेरे पास एक यही तो खरगोश है जो मेरी देखभाल करता है, मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। राहगीर डॉली की खुशामद करते हुए बोला, मेरे पास 500 अशर्फियाँ हैं, तुम इस खरगोश के बदले में 100 अशर्फी ले सकती हो। डॉली नहीं मानी तो धीरे धीरे 200 फिर 300 अशर्फी तक बात पहुंच गई। राहगीर को अब खरगोश का सौदा सस्ता लगने लगा कि बरसों तक नौकर का काम करेगा। राहगीर ने सोचा कि मैं दुकान का सामान फिर खरीद लूंगा, इस बार तो मुझे खरगोश ही खरीदना है। वह 500 अशर्फियाँ तक देने को तैयार हो गया तो डॉली बोली, खूब सोच समझ लो, मैं एक बार मोल भाव करके चीज वापस नहीं लेती। राहगीर ने कहा, ठीक है, और वह 500 अशर्फियाँ देकर खरगोश लेकर चला गया। अपने गांव जाकर उसने गांव के बाहर से ही खरगोश को छोड़ते हुए जोर से कहा, घर जाकर कहना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मक्के की रोटी सरसों का साग बना लें। फिर वह रास्ते में कुछ काम करता हुआ आधे घंटे में घर पहुँचा तो वहाँ खरगोश पहुँचा ही नहीं था, ना ही उसकी पसंद का खाना बना था। उस राहगीर को बहुत गुस्सा आया कि आखिर खरगोश गया कहाँ। वे अपने जिस मित्र को बताता कि वे ऐसा खरगोश लाया था, वही उसका मजाक बनाता। उसने सोचा, मुझे लौटकर उस औरत की अक्ल को ठिकाने लगाना चाहिए जिसने मुझे ठग लिया था। वह जब उस घर में पहुंचा जहां डॉली उसे मिली थी तो उसे पता चला कि वहां तो कोई डॉली नाम की स्त्री ही नहीं रहती है। अब वह काफी पछताने लगा और अपने घर वापस लौट गया। डॉली अपनी मौसी के घर जा रही थी, तभी वे एक सराय में ठहरी। वहां उसने 14-15 साल के लड़के को रुपयों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। बाजार से 2 तरह के सुंदर डंडे खरीदे और योजना बनाकर रात को एक डंडे से उस लड़के को जोर जोर से मारने लगी। शोर सुनकर अनेक लोग दौड़ आए। लोगों ने देखा
कि लड़का कुछ ही देर में अधमरा सा होकर गिर पड़ा। डॉली चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरा कहना नहीं मानता, बोल अब मानेगा। सबने सोचा कि अपने बेटे को कहना ना मानने के कारण मार रही है, परंतु इतना अधिक मारने पर सभी डॉली को बुरा भला कहने लगे। तभी डॉली ने थैले से दूसरा डंडा निकाला और लड़के के ऊपर उस रंगीन डंडे को घुमाकर बोली, घुमड़ घू। लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए क्योंकि लड़का उठकर बैठ गया। फिर कान पकड़ते हुए बोला, माँ अब मैं कहना मानूंगा। लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो उसी सराय में ठहरा एक धनी किसान डॉली के पास आया। वह शहर में फसल बेचकर पैसे लेकर घर जा रहा था। वे डॉली से बोला, मेरी पत्नी मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती, ये डंडा मुझे दे दो, चाहे तो इसकी कीमत ले लो। नहीं, यह तो जादुई डंडा है, यह मैं नहीं दे सकती, डॉली ने इनकार करते हुए कहा। वे किसान नहीं माना। आखिर भाव बढ़ाते बढ़ाते वे 500 अशर्फियां देने को तैयार हो गया। डॉली ने नखरे दिखाते हुए वे दोनों डंडे किसान को दे दिए। अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी की खूब पिटाई की तो वह अधमरी सी होकर गिर गई। बाद में दूसरे डंडे से वे घुमड़ घू करता रहा, परंतु पत्नी ना उठी। सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए और किसान को बुरा भला कहने लगे। किसान की पत्नी को बहुत दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। किसान ने डॉली को बहुत ढूंढा, परंतु वे चकमा देकर कहीं दूर जा चुकी थी। इसलिए कहा गया है, किसी की अनजान बातों में यूं ही नहीं आना चाहिए। कौन जाने वे तुम्हें ठग ही रहा हो। तो हमें ठगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद। प्रतापगढ़ का राजा मंगलसेन शूरवीर और पराक्रमी था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। वह प्रतिदिन शाम को एक अदालत लगाता था जिसमें जनता के समस्याओं को सुनता था। उसका सदैव यही प्रयास रहता था कि उसके राज्य में सभी सुखी हों। वे उनकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा तथा धन दान में दिया करता था। किसी को अपने राजा से किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। सारे राज्य में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़ों की अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था। उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगलसेन अपने प्रिय मंत्री तथा मंत्री सोहनपाल के साथ अक्सर घुड़सवारी करने जाया करता था। पवन का जैसा नाम था वैसी ही उसकी तेज चाल थी। वे जब दौड़ता तो यूं लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन जैसी गति व ऊंची कदकाठी की दूर दूर तक चर्चा थी। राजा पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राज्य के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं ने डेरा जमा रखा था। उन डाकुओं का सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहाँ भी जाता आतंक फैल जाता था। लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती तो वे तुरंत वहां पहुंच जाते थे। परंतु जब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते थे, सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने का कई बार निष्फल प्रयास किया। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि राज्य में किसी प्रकार की अशांति न रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई।
तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सिपाहियों ने राजा के पास सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलावा भेजा। मेहमान बोला, महाराज, मैंने सुना है आप अपनी जनता की सारी जरूरतों व इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्या ये सही है? राजा बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मेहमान बोला, हमारा घर तो जंगलों की तरफ है, वहाँ हमें धन और अन्न की सदैव ही कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 10 बोरों में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेहमान को भेंट कर दी जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है। आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हों कम रहते हैं। राजा बोला, आप हमारे मेहमान हैं, आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का अच्छा घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश किया जाए। लेकिन मेहमान बीच में ही टोकते हुए बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वे घोड़ा दे सकें तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगलसेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूँ कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कद काठी, रूप रंग की भी खूब चर्चा सुनी है। इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूँ। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर अंदर ही अंदर क्रोध भी आ रहा था, परंतु वे समझ नहीं पा रहा था कि वह मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। और कड़क आवाज में बोला, आपके जिंदा दिली की चर्चा सुनी थी, इस कारण चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे न आपका घोड़ा चाहिए और ना ही धन दौलत। इसे मैं अपने बलबूते पर हासिल कर लूंगा। राजा एकदम चौकन्ना हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू गुलाब सिंह, पकड़ो इसे, ये जाने ना पाए। परंतु गुलाब सिंह तो पहले ही तैयार खड़ा था। वे झट से बाहर कूदा और पहले से तैयार अपने घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वे कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत चौकन्ना रहने लगा। उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते थे। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगलसेन अपने मित्र सोहन पाल के साथ सुबह को घुड़सवारी करने निकला। दोनों काफी देर तक घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो दोनों ने लौटने का फैसला किया। दोपहर ढलने लगी थी। तभी राजा मंगलसेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी, जो दर्द से कर्राह रहा था और जिसके खून बह रहा था। राजा ने सोहन पाल से उस ओर इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़ों से उतरकर उस आदमी के पास गए। तो वे आदमी तेजी से उठकर खड़ा हो गया।
उसके हाथ में पिस्तौल थी। राजा ने ध्यान से देखा कि यह वही आदमी है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता इससे पहले ही वे कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक व्यक्ति निकलकर आया और झट से सोहनपाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो वादा किया था वे पूरा कर रहा हूँ। आपका घोड़ा छीनकर ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ कहने के पहले ही गुलाब सिंह व उसके साथी ने घोड़ों को दौड़ाने के लिए ऐड लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगे ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को नीचे गिरा दिया। मंगलसेन ये तमाशा देख रहा था, परंतु कुछ बोला नहीं। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने दुलत्ती मारकर दोनों के प्रयास निष्फल कर दिए। तभी राजा मंगलसेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, परंतु याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को लेकर जा रहे हो। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़े तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे। यह कहकर मंगलसेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहा हो। पवन अपने मालिक की बात समझ गया और गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू मंगल सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी उसके 6 महीने के बच्चे को दूध पिला रही थी। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल मोम जैसा पिघला जा रहा था। वे बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि यदि वे अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी तो पुत्र विछोह में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वह आज तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पति होते हैं। उन्हें यह विछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और ठीक प्रकार से सो न सका। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सुबह ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया। वे राजा से बोला, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। आज तक मुझे एहसास ही न था कि मैं कितने बाप बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सकें। डाकू गुलाब सिंह भावावेश में बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना का सेनापति तुम्हें नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और अपने देश की रक्षा करो।
सारे लोग राजा मंगलसेन की ओर अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे।